जैसे आप जानते हैं ये हिंदी सप्ताह जो है 2006 में शुरू हुआ था और तो वहाँ से यहाँ तक 14 साल हो चुके हैं। जैसे कहते हैं राम वनवास चले गए थे 14 साल, तो इतने सालों में हम हिंदी सप्ताह को मना रहे हैं और एंथुसियाज्म से यानी एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी से और कितने कैसे कहते हैं अच्छी तरह से ये हो रही है यहाँ पर। तो मैं आपको बधाई दूंगी, फिर आपको इंस्पायर करना चाहती हूँ और why you should participate in such kind of activities। एंड मैं सोचती हूँ कि ये एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको एक थीम दिया गया है तो आप उस पर आपको बात करना चाहिए। तो आप जानते हैं ये कौन सी डेवलपमेंट है आपके लिए, ये कौन से स्किल आपको डेवलप कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, इंटरैक्टिव स्किल और फिर इंटर रिलेशन स्किल, स्पीच स्किल, जो भी स्किल बोलने का है, ये जो है, ये जो एक्टिविटी है, ये आपको आगे बढ़ा रही है। अब हमारे सामने करिश्मा मोहरन आ रही हैं बीए फर्स्ट ईयर से। जोरदार तालियों के साथ हम बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों को आमंत्रित करेंगे और इनका विषय है सुन लीजिए, लड्डू जो मुंह में अटक गया। चलिए सुनते हैं। सभी को नमस्ते। मेरा विषय है लड्डू जो मुंह में अटक गया। लड्डू वह शब्द है जिसे सुनते ही सभी के मुंह में पानी भर आता है। गोल गोल रस भरा लड्डू देखकर सबका मन लबलबा जाता है। चलो एक ऐसे स्थिति का विचार करते हैं। मान लो आपके सामने भिन्न भिन्न प्रकार के लड्डू हैं जिनको देखकर खाने की तीव्र इच्छा होती है और बड़े चाव के साथ आप एक पूरा लड्डू उठाकर मुंह में डालते हैं, परंतु उसी समय वह आपके मुंह में अटक जाता है। न खाया जाता है और न निकाला जाता है। कैसे विडम्बना बना है। कहने का तात्पर्य है कि वस्तु कितनी भी आकर्षित क्यों न हो, उसका सही समय तथा सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। जल्दबाजी एवं लालच के कारण कार्य में हमेशा त्रुटि आती है। व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में मनचाहा वस्तु का भी उपभोग सही ढंग से नहीं हो पाता। एक साथ इतना कुछ समेटने से फलस्वरूप कुछ भी हाथ में नहीं आता है, रेत की तरह फिसल जाता है। इसलिए धैर्य एवं सोच समझकर आकर्षित वस्तु का उपभोग करना चाहिए। जितना है उतने में ही खुश रहना सीखो। इस तरह लड्डू भी गले से उतरेगा और जीवन भी आसान रहेगी। धन्यवाद। महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी सप्ताह एक बहुत बड़ी गतिविधि होती है। संभवतः हिंदी की सबसे बड़ी गतिविधि होती है। हिंदी सप्ताह का आरंभ लगभग 2006 से हमने शुरू किया महात्मा गांधी संस्थान में। लगभग अब तक 14 वर्ष हो चुके हैं जब से हम लगातार हर वर्ष सितंबर महीने में प्रायः हिंदी सप्ताह मनाते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से हम जुट नहीं पाए और जोड़ नहीं पाए छात्रों को उस समय सितंबर में, इसलिए 2020 में हम नवंबर महीने में हिंदी सप्ताह मना रहे हैं। आप सबको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप सभी को इस बात से अवगत करा देती हूँ कि मॉरिशस में कोरोना वायरस के कारण एक बार लॉकडाउन डाला गया था। इसकी वजह से बच्चा तो क्या, बड़े भी उब गए थे। कोरोना के कारण धैर्य कम होने लगा और तो और सपने में भी आने लगा। चलिए इसी बात पर मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। कल रात सपने में आया कोरोना। उसे देखकर मैं घबरा गई, परंतु उसी क्षण मैंने ठान ली थी कि आज ज़रूर उससे बात करके ही रहूँगी। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों आया है, चला क्यों नहीं जाता, हमें चिंता क्यों करता है, हम सब का जीवन नष्ट करने पर क्यों तुला है। फिर अपने ताने भरी
हंसी से जवाब दिए, मैं तुम सबको परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ। अरे वाह, तुम लोग तो एहसान फरामोश निकले। मेरा शुक्रिया अदा करो कि अपने जीवन को सुधारने के लिए एक मौका दिया है, इस संसार को ग्लोबल वार्मिंग से बचाया है, तुम सब जीव जंतुओं को सांस लेने से और आराम करने का अवसर दिया है। यह बात सुनकर मैं आश्चर्यचकित हुई। उसके बाद कुछ ठीक थे, परंतु ऐसे कई चीज़ें भी हुई हैं जिससे मैं असहमत हूँ। मैंने कहा, क्या यही तुम्हारा कृति है? अनेक देशों में लाखों लोगों को मारना, ऐसी बीमारियों का फैलाना जिसका कोई विषहर औषध न हो, कई बच्चों को अनाथ करना, डॉक्टरों की बलि, सभी जगहों पर मास्क पहनना या सैनिटाइजर डालना, भूखमरी की समस्या, आना जाना बंद करना आदि। क्या इसी कारण तुम आए हो? अगर हाँ, तो वापस चले जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने गंभीर होकर कहा, मेरे आने से तुम लोगों ने फिर से अपने संस्कृति का पालन करने लगे हो। ना तुम गले लगते हो और ना हाथ मिलाते हो। तुम सब हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार करते हो। जंक फूड और फास्ट फूड को छोड़कर घर का खाना खाने लगे हो। पूरे परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताते हो। कम प्रदूषण होना, धरती माँ फिर से सांस लेने लगी, ठीक होने लगी। फिर से कहता हूँ कि तुम सबको सुधारने के लिए एक अच्छा अवसर मिला है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिर से सही राह पर चलो। तभी अलार्म की घंटी बजी। सपने वहीं पर टूट गया। इस सपने की वजह से मैं घबरा कर उठ गई। पसीना आई, दिल की धड़कन बढ़ती गई तथा बेचैनी होने लगी। सबको अपने जीवन और कार्य पर फिर से सोचने को विवश किया। तो आप लोगों के अनुसार इस युद्ध को किसने जीता? मैं, हम सभी लोग या कोरोना? इसका जवाब आप सभी ही तय करेंगे। इसी प्रश्न से मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद और शुभ दिन। देखिए, अक्सर हम कहते हैं, अफसोस जताते हैं कि पक्षी उड़ पाते हैं, काश मनुष्य भी उड़ता। दरअसल मनुष्य भी उड़ता है। पक्षी के पंख दिखते हैं, मनुष्य के पंख दिखते नहीं हैं। यह मनुष्य का जो मन है वही उसका पंख है। पक्षी हवा भरकर अपने पंखों में उड़ता है, मनुष्य अपने मन में भाव, विचार और स्वप्न और कल्पना भरकर उड़ता है। इसलिए यह जो आशुवाक की प्रतियोगिता आज की है, दरअसल यह उड़ान है। एक कवि हुए पंजाब के, उन्होंने एक पंक्ति लिखी, बड़ी लंबी कविता है, एक पंक्ति मैं आपसे साझा करूंगा। सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। एक दूसरे कवि ने कहा, नहीं, सबसे खतरनाक होता है सपनों का बिखर जाना। एक तीसरे ने कहा, ना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का बिक जाना। पर मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का सपना हो जाना। अगर आप स्वप्न देखेंगे, आपके भीतर कल्पना बची रहेगी। भारत के बड़े ही लोकप्रिय राष्ट्रपति एपीजे कलाम जी कहते थे, ड्रीम टू डेयर, डेयर टू ड्रीम एंड ड्रीम टू डेयर। सपने देखने की हिम्मत करो और हिम्मत की हद तक सपने देखो। आपके भीतर अगर कल्पना बची होगी, सपने बचे होंगे, आप ऊंची उड़ान लेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके सामने आ रही है बीए तृतीय वर्ष की जिज्ञासा। सभी को नमस्ते। मैं जिज्ञासा गणेश, तृतीय वर्ष से। आप लोगों ने मेरा नाम सुना, किंतु आप मुझे नहीं पहचानती, मेरी कहानी को नहीं जानती।
आज मैं आपको सुनाने आई हूँ मेरी कहानी। निकली थी एक सफ़र पर, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह मेरा आखिरी सफ़र होगा। मैं तो केवल अपना काम कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अरे, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? पहचाना नहीं? मैं कौन? जी हाँ, मैं वाकाशियो हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे कारण आप लोगों को पीड़ा हुई है, आपके समुद्र को नुकसान हुआ है, और इसके बारे में सब लोगों ने अपने अपने दुख को अभिव्यक्त किया है। किंतु मैं यह भी चाहती हूँ कि आप लोग मेरी भी सुने, मेरी भी पुकार सुने। जब ऑयल स्पिल हो रहा था और मेरा एक अंश मुझसे जुदा हो रहा था, तब दर्द मुझे भी हो रहा था, मुझे भी पीड़ा हो रही थी। मैं टाइटैनिक भैया जितनी बड़ी नहीं, लोग आज भी उन्हें याद करती हैं। मैं वक्त का वो पहिया हूँ जो समय के साथ बीत जाएगा। किसी को याद भी नहीं होगा कि वाकाशो नाम का जहाज़ था। अरे नहीं, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मुझ पर कोई मूवी बनाओ या किताब लिखो। हाँ, लेकिन अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं तो बना सकती हैं। और जिज्ञासा पता है ना कौन है? उसको ही मुख्य पात्र बनाना। क्या एक्टिंग करती हैं। साक्षी को मत लेना, बहुत नौटंकी करती हैं। चलो, अब समय हो चुका है कि मैं फिर से सागर में जाऊं। सागर मतलब लड़का वाला नहीं, ओशन। लेकिन इसी आशा के साथ कि फिर से कोई टाइटैनिक या द सुल्ताना या वाकाशो ना बने। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। तो मैंने भी ऑनर्स हिंदी की एमजीआई के यहाँ, और 3 वर्ष पूरे हो गए हैं मेरे। मैं अभी ग्रेजुएट भी हुई हूँ 2020 में। तो मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है हिंदी को लेकर। मैं जब प्रथम वर्ष में आई हिंदी मेरा जो प्रथम वर्ष था बहुत ही अच्छा था। तीनों वर्ष बहुत अच्छे थे। तो मैंने बहुत ऐसी बातें सीखी, बहुत चीज़ें सीखी मैंने, और मुझे गर्व है कि मैंने हिंदी सीखी। तो हिंदी वीक एंजॉय आयोजित करता है, और इसमें बहुत सी ऐसे कार्यक्रम हैं जैसे स्वरचित कविता पठन, लेखन, आशुवा प्रतियोगिता, पुस्तक कंपटीशन और अंत्याक्षरी, ये सब आपको मिलेंगे। तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की थी, सही हुआ करती थी, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे किस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। मैंने तो सोच लिया था कि मैं भाग नहीं लूँगी, पर मेरी एक लेक्चरर थी जिसने मुझे बहुत ही सराहा और कहा कि तुम्हें भाग लेना चाहिए, इस कंपटीशन में तो भाग लो। और मैंने उनकी बात सुनी और मैं आशुवा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गई। मुझे अपना चित्र मिला, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं बात कर सकती हूँ ऐसे, क्योंकि आशुवा एलोक्यूशन कंटेस्ट, आप इस पर तो आपको बात करना चाहिए, लोगों के साथ एक आई कंटैक्ट मेंटेन करना चाहिए। तो मैंने वही किया, और प्रथम वर्ष में ही मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, और इसके चलते मैंने तीनों वर्ष भाग लिया, और तीनों वर्ष ही मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। इस कंटेस्ट से, इस एलोक्यूशन आशुवा कंटेस्ट से जो मैंने प्राप्त किया, उससे आज मैं एक आरजे की तरह काम करती हूँ एमबीसी वेस्ट एफएम के यहाँ। तो मैं बहुत ही कृतज्ञ महसूस करती हूँ एमजीआर के प्रति, हिंदी के प्रति। जो कुछ मैं आज हूँ उसकी वजह से हूँ। मैं एमजीआई की छात्रा रह चुकी हूँ, और इन 3 वर्षों में हिंदी सप्ताह के दौरान मैंने अनेक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, खासकर आशुवाक प्रतियोगिता। आशुवाक प्रतियोगिता ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव लाया। आज मैं अध्यापन क्षेत्र में मैं अपने छात्रों के साथ बिना हिचकिचाहट के बोल पाती हूँ, मेरे ज्ञान को उनके साथ बांट सकती हूँ, और बोलने की क्षमता इसकी नींव इन प्रतियोगिताएं ही हैं। इंद्रधनुष भारत से आई
14 दिन के क्वारंटाइन हुए, फिर भी उदास नहीं हुए, क्योंकि होटल से प्रतिदिन इंद्रधनुष का बनना और मिटना देखने को मिला। तुम्हारा देश तो इंद्रधनुष का देश है। मैं मॉरिशन कितना अनजान हूँ मेरे देश के सौंदर्य से। यहाँ जरा सी बारिश होती है तो इंद्रधनुष बनता है। विदेशी मॉरिशस को इंद्रधनुष का देश कहते हैं। जीवन 7 रंग तो है इसमें, जीवन के 7 रंग तो है इसमें, जैसे प्यार का रंग, खुशहाली का रंग, बलिदान का रंग और उदासी का रंग भी। आसमान नीला है, समुद्र नीला और हल्का हरा है और बालू बिल्कुल सफ़ेद है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है। हमारे इंद्रधनुष मानो तो राम का धनुष है या तो इंद्र का झूला है। इसका सौंदर्य ना तो कोई छू सकता है, ना पकड़ सकता है और ना तो गले का कोहार का हार बना सकता है। बस मदमस्त होकर उस सुंदरता को केवल महसूस कर सकते हैं, जैसे फूलों की खुशबू, लहरों की आवाज़, पक्षियों के गीत। ठीक ऐसे ही मेरे देश के प्यारे इंद्रधनुष हम सब को आनंदित करते हैं। स्वरचित कविता वाचन प्रतियोगिता हिंदी सप्ताह गतिविधियों की पहली गतिविधि रहती है और इस बार भी हमारे छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस बार की प्रतियोगिता में 30 के आसपास छात्रों ने अपनी रचनाएं पढ़ी और ये बहुत ही उत्साहजनक है, क्योंकि एक समय आता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप छात्रों को रोक दें कि संख्या काफ़ी हो गई है। आज की पीढ़ी हिंदी भाषा में इतनी सृजनशीलता दिखा रही है, ये अपने आप में बहुत ही उत्साहजनक है। एक जो बहुत अच्छी बात लगती है कविता प्रतियोगिता के साथ, मैं पिछले कई वर्षों से इसके आयोजन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये हिंदी सप्ताह का आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि छात्र अपनी भाषा में अपनी बात कहें। वो नाटक के माध्यम से कहें, कविता के माध्यम से कहें, आशुवाक के माध्यम से कहें या गाने गाएं, लेकिन हिंदी के पल जिए हमारे साथ। इसमें जो कविता प्रतियोगिता ने पिछले कुछ वर्षों से जो रुख लिया है, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों के मन के अंदर बहुत कुछ है। बोलने के मंच बहुत दिखते हैं हमको, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो दोस्तों के साथ आदि हो, लेकिन बहुत सारी बातें ऊपरी होकर रह जाती है। और कविता प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चे अपने मन की गहराई की ऐसी भावनाएं आजकल अभिव्यक्त करने लगे हैं जो देखकर हम अध्यापक भी दंग रह जाते हैं। कभी कभी एहसास नहीं होता आपको कि ये छोटा सा बच्चा जो कल आपकी कक्षा में आया, ये इतनी गहरी बातें सोच सकता है, ये इतनी समस्याओं से घिरा हुआ हो सकता है, इसका जीवन इतना विस्तृत अनुभवों वाला हो सकता है। आजकल बच्चे ऐसे मुद्दे उठाने लगे हैं जहाँ पर वो चाइल्ड अब्यूज़ की बात करने लगे हैं, घरों में हो रहे दुर्व्यवहार की बात करने लगे हैं, अपने माता पिता के बीच की जो असमानता है उसको उभारने लगे हैं, जो कि पहले एक टाबू विषय होता था कि घर में मेरे पिताजी ऐसे हैं या मेरी माताजी ऐसी हैं। इस प्रकार की बातें बच्चे बलात्कार जैसे विषयों पर कविता लिखने लगे हैं, बच्चे अपने मोटे होने या अपने पतले होने पर कविता लिखने लगे हैं। एक तरह से ये कविताएं बच्चों को अपने आप को, अपनी परिस्थिति को स्वीकारने, उसके साथ एक तादाद में स्थापित करने, उसके साथ एक समझौता नहीं कहूँगा लेकिन उसके साथ एक होने का मौका दे रहे हैं। और इन कविताओं को पढ़ने के बाद कई बच्चे रोते हैं और कई बच्चे सीना तान कर आते हैं कि मुझे कुछ बोलना था, मैंने बोल दिया। मेरे ख्याल से कविता प्रतियोगिता के मंच की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है और पिछले कई वर्षों से बच्चे इस मंच का बहुत सुंदर उपयोग कर रहे हैं। और आगे चलकर कविता को लेकर बच्चों को क्या कौन से मंच मिल सकते हैं? देखिए, हमारी आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि हम हर चीज़ में आगे क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा की बात सोचने लगते हैं, लेकिन कविता गोस्वामी तुलसीदास से लेकर किसी भी बड़े कवि ने किसी फ़ायदे के लिए नहीं लिखी। वह आत्माभिव्यक्ति
के लिए लिखी जाती है, और अगर उससे किसी को आनंद मिल पाता है, उसको कोई पढ़कर कुछ सीख पाता है, या वह बच्चा वो एक कविता लिखने के बाद दूसरे के बाद 200वीं लिखकर कुछ बन पाता है, तो वो अपने आप में एक अलग उपलब्धि होती है। मेरे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, इस कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये कि बच्चे अपने मन के अंदर की बात बोलना सीखे। मॉरिशस की पत्रिकाओं में आजकल ऑनलाइन, वेब, फेसबुक आदि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे मंचों पर बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जहां पर ये कविताएं छप सकती है। ये बच्चे और लिख सकते हैं। आज मॉरिशस में अगर हम लोग उभरते हुए कवियों की बात कहें तो बहुत सुखद है यह अनुभूति कि उन उभरते हुए कवियों में ज़्यादातर वो कवि है जो आज से 10-15 साल पहले इन कविता प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। तो ये कविता प्रतियोगिता एक तरह से मॉरिशस के कवियों की अगली पीढ़ी तैयार कर रही है, और ये अपने आप में इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल के कवि को देखकर, आजकल की दुनिया को देखकर, जहाँ पे मल्टीमीडिया का ज़माना चल रहा है, वहाँ पे कविता को पुस्तक मिल सकती है या फिर मल्टीमीडिया में उसका एक जगह है? कविता को पुस्तक मिलेगी, मिलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कागज़ की समाप्ति से पहले अभी काफ़ी समय है। और देखिए, महत्वपूर्ण कविता है, महत्वपूर्ण साहित्य है, महत्वपूर्ण विचार है। मंच तो आज से 200 साल पहले कुछ और थे, 2000 साल पहले कुछ और थे, 20 साल बाद कुछ और हो जाएंगे। मंचों के बदलने से साहित्य का महत्व नहीं घट जाता है, हाँ उसकी दिशाएं थोड़ी सी बदल जाती है। अच्छी बात यह है कि आज जैसे आप YouTube पर देखें, कविता के जितने चैनल हैं जहाँ पे युवक वो वाले मंच जहाँ पे सभागारों में बैठकर हजारों लोगों के सामने वयस्क कवि कविताएं बोलते थे, वो अपनी जगह पर है। वो एक अलग जनरेशन की बात हो रही है। आज YouTube पर ऐसे चैनल है जहाँ पर लाखों सब्सक्राइबर्स है और एक एक कविता को लाखों व्यूज मिल रहे हैं, और वो युवा कवि कहीं कहीं पर आप देखेंगे ऐसे मुद्दों को उभार रहे हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे कि कविता कह सकती थी। मैंने एक कविता सुनी जहाँ पर एक लड़का बचपन में अपने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है, भारत जैसे एक देश में। तो मंच आ रहे हैं, उससे कविता की दिशा थोड़ी बहुत बदल रही है। मुझे लग रहा है बदल नहीं रही है, खुल रही है, और लोग अभिव्यक्ति के लिए ज़्यादा स्वतंत्र हैं। तो इसलिए इस प्रश्न के पीछे जो एक भाव होता है कि कहीं मल्टीमीडिया के आने से, सोशल मीडिया के आने से, इसके आने से, उसके आने से कविता को खतरा नहीं है, नहीं, कविता और उभरेगी और खुलेगी। कविता अभिव्यक्ति है, और अभिव्यक्ति को जितना खुला आसमान मिलेगा उसके पंख उतने फैलेंगे। विश्व में आज चौथी भाषा है जो हिंदी है, जिसके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, सिखाते हैं, जानते हैं। और आज हिंदी ने जो अपना स्थान बनाया है वो इसी वजह से कि उसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा है। बहुत लोगों ने इसके पीछे जो है अपना योगदान दिया है। आज हम इस स्थान पर हैं और इस गौरव के साथ हम बात कर सकते हैं। मोगैम्बो खुश हुआ, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ मोगैम्बो खुश नहीं हुआ, अपितु मुड़िया पहाड़ खुश हुआ। जी हाँ, मेरा शीर्षक है मुड़िया पहाड़ खुश हुआ। मुड़िया पहाड़ खुश हुआ कैसे? अद्भुत, मुड़िया पहाड़ खुश हुआ। तो देवियों और सज्जनों, सबसे बड़ा प्रश्न, मुड़िया पहाड़ कैसे खुश हुआ? सोचे, मैं भी सोचती हूँ। लोक कथा के अनुसार पत्थर बनने से पहले मुड़िया पहाड़ क्या था? बोलिए, किसी को पता है? जी हाँ, लड़का था और दूध वाला था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि परियों के नृत्य देखकर मुड़िया पहाड़ खुश हुआ? मतलब वो दूध वाला खुश हुआ? आपने कभी सोचा है? इतना खुश हुआ कि उसे पत्थर बनने का कोई पछतावा नहीं। जब हम सिर उठाकर उसे देखते हैं तो देख सकते हैं कि वो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। मतलब परियों की सुंदरता को देखकर वह मन मस्त हो गया और गाने लगा, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे। बस हो गया। परंतु पिछले
कुछ वर्षों से ऐसा प्रतीत होता है कि मुरिया पहाड़ अधिक खुश नहीं है। आपको पता है क्यों? सोचकर बताइए क्यों? चलो मैं ही बता देती हूँ। इसीलिए क्योंकि ऊपर रहकर वह सब कुछ देख रहा है, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहा है। मॉरिशस में इतने सारे लोग कोविड-19 से ग्रस्त हुए। वाकाशों के कारण हमारे समुद्र प्रदूषित हो रही हैं, जिसके कारण जल जंतुओं को हानि हुई। डेंगू की समस्या, तूफान, बाढ़ आदि, ये सब देखकर मुरिया पहाड़ दुख तो होगा ही ना। भले ही वह पत्थर का है, लेकिन उसका दिल पत्थर का नहीं। तो देवियों और सज्जनों, आपको मोगेम्बो को मतलब मुरिया पहाड़ को खुश करना है तो आपके चारों ओर की हरियाली को बढ़ाइए, पेड़ पौधे रोपिए और मुरिया पहाड़ को खुश रखिए।